हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, और आज हम देखेंगे SN2 केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एस का मतलब क्या होता है। एस का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन, ठीक है, सब्सटीट्यूशन। उसके बाद एन का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक, न्यूक्लियोफिलिक। और इस केस में क्या मिलेगा आपको, बायोमोलिक्यूल्स, यानी बायोमोलिकुलर आपको देखने को मिलेगा। दो का मतलब क्या होता है, दो मतलब बायो होता है, ठीक है ना, बाई होता है बोलते हैं ना, एक्चुअल में बायो नहीं होता, बाई होता है, बायो बोल दिया मैंने, बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको पीछे से पढ़िए, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्चुअल में ये है, ठीक है ना, ऐसे पढ़ते हुए जाइए, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का पूरा फुल फॉर्म यही है, ओके। अब चलिए समझते हैं कि आखिर इस पूरे में होता क्या है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब तो मैंने पहले ही बता दिया था, बस इसका मतलब समझिए। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है कि सर जो पॉजिटिव लवर होता है, पॉजिटिव लवर होता कौन है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, या जिसके पास ऊपर निगेटिव चार्ज हो, या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या सिंपल समझ लो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और न्यूक्लियोफिलिक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NU- से। बायोमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, दो, या ऐसा रिएक्शन लेना है जिसका ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर दो हो, सिंपल समझ लो, जिसका ऑर्डर क्या हो, दो हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, बायोमोलिकुलर। सीधा मतलब दो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए रिएक्टेंट के रूप में, जो कि रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहे हो। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होगा कि भैया सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। अब होता क्या है, चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मान लीजिए मेरे पास कोई हेलो एल्केन है, ठीक है ना, यहाँ पे R है, यहाँ पे X है, मैंने रिएक्शन कराया, रिएक्शन किससे कराया, एक न्यूक्लियोफिलिक से कराया रिएक्शन, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये देखिएगा, ये हैलोजन है, ये हैलोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से फरार हो जाएगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, इस R के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा रिएक्शन में कि सर यहाँ पे एक्चुअल में हमको मिल जाएगा RNU, क्या मिलेगा, RNU मिलेगा, यहाँ पे RNU मिलेगा हमको, सॉरी माइनस नहीं लगाना है मुझे, ठीक है ना, जब ये जुड़ जाएगा तो माइनस खत्म इसका, और उसके बाद X क्या हो जाएगा, बाहर। तो ध्यान से आप देखेंगे तो क्या हो रहा है सर, ये हो रहा है कि यहाँ पे देखिए X डिस्प्लेस हो गया, या X यहाँ से फरार हो गया, ठीक है ना, यानी X का सब्स्टिट्यूशन कर दिया किसने, इस न्यूक्लियोफिलिक ने, है ना। न्यूक्लियोफिलिक R के पास पहुंचा तभी तो X को जाना पड़ा, है ना। तो इसीलिए देखिए इसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक यानी ये जो माइनस है वो प्लस की ओर गया है, तो ये अपने आप में न्यूक्लियोफिलिक है ना, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है, बस यही रिएक्शन के अंदर होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ऐसे रिएक्शन के अंदर, इस टाइप के रिएक्शन में होता क्या है कि ये और ये दो मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के रूप में, है ना, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, अपना प्रोडक्ट है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, जब SN2 चल रहा है तो SN2 के अंदर रिएक्टेंट मेन काम कर, रिएक्टेंट के अंदर दो लोग होंगे, मतलब दोनों महत्वपूर्ण काम करेंगे, तो दो मॉलिक्यूल्स होंगे और दोनों के दोनों महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। एक तो ये ध्यान से देखेंगे, ये अगर ये नहीं होता तो फिर पूरा रिएक्शन ही नहीं होता, और अगर ये नहीं आता तो इस X को जाना नहीं पड़ता, तो भी प्रोडक्ट नहीं बनता। तो दोनों केसेस में अगर हेलो एल्केन नहीं होता तो भी प्रोडक्ट नहीं बनता, और न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता तो भी प्रोडक्ट नहीं बन पाता। इसका मतलब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन को कराने में हेल्प कर रहे हैं। इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर दो होगा, या इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, दो होगी। ऑर्डर आप सबको पता होगा, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी बताया गया है, और मॉलिक्यूलरिटी का मतलब भी बताया गया है। बस आप यहाँ पे ये समझेंगे कि जितने लोग प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं, रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स एटम या आयन हेल्प करते हैं प्रोडक्ट बनाने में, वही क्या होता है, ऑर्डर कहलाता है, और वही क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। बस सिंपल यही है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं केसेस को, लेकिन उससे पहले हमको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि देखिए ये जो रिएक्टेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। ये एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, ये एक्चुअल में ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही बोल दी गई भैया, क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव। अब देखो ऑप्टिकल एक्टिव होने का मतलब जानते हैं क्या होता है, बहुत बार बताया गया है, लेकिन एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए जो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट आपने लिया है, रिएक्टेंट स्पेशली जो आप बोल रहे हो, जैसे आप ध्यान से देखेंगे, जो आपने हेलो एल्केन लिया है ना, उसी की बात चल रही है ना, जो आपने हेलो एल्केन लिया है उसी को बोला जा रहा है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अब मतलब मैं समझा रहा हूँ, तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि हेलो एल्केन अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि उसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कायरल कार्बन।
अब कायरल कार्बन क्या होता है सर? कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसके चारों ओर अलग अलग ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड, और यहाँ पे मान लेता हूँ डब्लू, ठीक है ना। तो ध्यान से देख पा रहे हैं कि 4 अलग अलग ग्रुप क्या है इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कार्बन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। यानी कायरल कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और 4 डिफरेंट ग्रुप उसके साथ जुड़े हों, ठीक है ना, डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। अब अगर ये कायरल कार्बन वाला कंपाउंड है तो इसका मतलब कायरल कंपाउंड है ये, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या लेना है, कायरल कंपाउंड। अब इस कायरल कंपाउंड को आपको कहाँ रखना है सर, एक सोल्यूशन के अंदर, और इससे क्या पास कराना है, लाइट, ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान देना। अब होता क्या है इसमें, सिंपल है भाई, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ कि अगर ये कायरल कार्बन है तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं, है ना। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्टार, ओके। स्टार से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा कि ये क्या है, कायरल कार्बन है, इतना याद रखेंगे। अब ध्यान से समझेंगे होता क्या है ऑप्टिकल एक्टिव होने का लक्षण। तो मेनली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं लाइट, है ना, क्या लेते हैं, लाइट, ठीक है, ये लाइट है। इस लाइट को मतलब ये एक्चुअल में कैसा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है ना, जिसमें एक टाइप के ही लाइट होती है। अब ये मोनोक्रोमेटिक होता है, बड़े अच्छे ढंग से मैं पूरा समझा रहा हूँ। इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम किसके थ्रू डालते हैं, किस में डालते हैं, निकॉल प्रिज्म में डालते हैं। किस में डालते हैं, निकॉल प्रिज्म में। अब ये निकॉल प्रिज्म क्या करता है, सबसे पहला काम तो ये देखिएगा, निकॉल प्रिज्म क्या करता है बताइए। एक्चुअल में इस लाइट को, ये जो लाइट है इसको सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। चूँकि आप देख रहे हैं ना, लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो एक डायरेक्शन में जाने वाली लाइट है, यानी जो सीधे जाने वाली, पास करने वाली लाइट है, उसको छान के रख देता है निकॉल प्रिज्म, एक प्रकार की छन्नी है, ठीक है। अब ये लाइट क्या होगी, आगे बढ़ेगी तो आगे क्या होगा, पोलरीमीटर होगा, यानी एक सोल्यूशन होगा, है ना, ठीक है ना, एक सोल्यूशन होगा। उस सोल्यूशन के अंदर क्या रखा गया होगा, उस सोल्यूशन के अंदर क्या रखा गया होगा, यही कंपाउंड जो आपने दिया है ना, कायरल कंपाउंड, वही कंपाउंड इसके अंदर रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कायरल कंपाउंड यहाँ पे रखा होगा। अब होगा क्या, तो जब ये लाइट इस सोल्यूशन से पास करेगी, है ना, ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन से जब पास करेगी, अच्छा इस पूरे को हम देखते हैं ना, पोलरीमीटर बोलते हैं, है ना, पोलरीमीटर या पोलरीमीटर कहते हैं, ओके, याद रखेंगे। तो जब ये लाइट पास करती है तो देखेंगे तो आप सीधे है, लेकिन जब ये लाइट यहाँ से पास करती है तो या तो ये इधर की ओर बेंड हो जाएगी, है ना, या तो ऐसे बेंड हो जाएगी, है ना, मतलब या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, बेंडिंग देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। यानी अगर ये लाइट को इस तरह बेंड करा पाता है तो इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकली बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, समझ में आया ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने का सबसे बड़ा शर्त यही है कि भैया उसे क्या करना पड़ेगा, लाइट को बेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड किसे बोलेंगे, तो आप तुरंत बता देंगे कि सर जो लाइट को बेंड करा दे। आई होप समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे जो आप ले रहे हो हेलो एल्केन, वो भी कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ओके। अब इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, हाँ या ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया, तो लेने के बाद मेरे पास जो कंपाउंड, सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया है कंपाउंड ऐसा, है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया है, जैसे मान लो यहाँ पे C है, ठीक है ना, इस C से यहाँ पे H जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे H है, एक H तो यहाँ पे मैंने रख दिया। फिर यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपको पता है कि हेलो एल्केन है तो यहाँ पे X होगा ही होगा आगे की ओर, ठीक है। एक दूसरा, आप देखो एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आप सबको पता है कि कोई भी कंपाउंड होगा ना तो उसका 3D स्ट्रक्चर होगा, है ना। मेरे लिए सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि एक्चुअल में कार्बन क्या है, कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये इसका जो होगा वो टेट्रागोनल होगा स्ट्रक्चर, होगा कि नहीं होगा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगा, है ना। और वो भी कैसा होगा, इंपॉर्टेंट है कि भैया 3D होगा, कैसा होगा, 3D स्ट्रक्चर, 3D होगा। 3D होने का मतलब समझ पा रहे हो ना, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी एटम्स पाए जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, चूंकि हमको अगर 3D का रिप्रेजेंटेशन कराना है तो हम एक तरीका अपनाएंगे भाई इस रिप्रेजेंटेशन का, वेज डैश, है ना, याद आ रहा है आपको, वेज डैश फॉर्मूला या प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, वेज डैश प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है भैया कि यहाँ पे हम एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। वेज डैश में होता क्या कि हम ये पता कर पाएंगे या ये बता पाएंगे इस प्रोजेक्शन के थ्रू कि कौन सा मॉलिक्यूल्स
प्लेन में है और कौन सा प्लेन से बाहर है। तो जब मैंने सीधी लाइन रखी है तो इसका मतलब ये क्या है, प्लेन में है, सपोज कर लो, ठीक है ना। बाकी मैंने ले लिया कि यहाँ पे प्लेन से बाहर है कुछ, जैसे कि मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे डैश वाला लिया, तो डैश वाला क्या बताता है, बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने आर ले लिया, ओके। और तीसरा मैंने यहीं पे ले लिया क्या, वेज। तो वेज में तो क्या होता है, ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर डैश, पहले तो ये चारों अलग अलग है ना, ये कायरल कंपाउंड है कि नहीं है, बिकॉज ये यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है ना, तो ये कायरल कंपाउंड है। क्लियर है, बिल्कुल। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको बार बार छापना पड़ेगा, है ना, ये स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ये जो है आपका, ये जो डैश बता रहा है वो डैश क्या है, व्हाट इज डैश, ये क्या बता रहा है, ये बाहर की ओर है कि अंदर की ओर है। ये एक्चुअल में ये बताता है जो डैश है, ध्यान से देखेंगे, ये जो डैश है वो एक्चुअल में बताता है कि वो इनवर्ड है, ठीक है ना, अंदर की ओर है, ठीक। और ये जो बना हुआ है एक्चुअल में बता रहा है कि आउटवर्ड, यानी प्लेन, जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है जिस प्लेन पे मैंने बनाया है, तो उस प्लेन के क्या है, बाहर है, आउट ऑफ द प्लेन या आउटवर्ड बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप समझ पाओ तो मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि कहानी कुछ ऐसी है भाई। क्या हो रहा है भाई, ये दो ऐसे हैं और मान लेता हूँ कि कहाँ गया, नहीं एक और चाहिए मुझे, चलिए कोई बात नहीं, इसको ले लेता हूँ मैं। ऐसे आप सीधा सीधा मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे आप समझ सकते हो। ये x वाला है, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, ये x वाला है, दिख रहा है ना, ये x वाला है, ये h वाला है, और ये दोनों के दोनों क्या है, प्लेन में है। अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ तो देखो ये प्लेन पे है कि नहीं है, ऐसे समझ लो, ये दोनों प्लेन पे है। बाकी ये देखो, ये जो r डैश है वो बाहर की ओर है, और ये जो देखो r है वो क्या है, अंदर की ओर है, बस यही समझना था। तो ये देखो एक प्लेन के बाहर है और एक प्लेन के अंदर है, प्लेन के बाहर प्लेन के अंदर, ये x वाला ये h वाला। क्लियर है, इस तरीके की स्थिति है, उसी को मैंने वेज डैश से दिखा दिया है। क्लियर है, चलो अब ध्यान से समझना। अब मैं अगर इसका रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, न्यूक्लियोफिलिक के साथ, किसके साथ करा रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक के साथ, बड़े अच्छे ढंग से समझना है। अब जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि x जो है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल माइनस चार्ज आएगा, और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज आएगा। अब इस न्यूक्लियोफिलिक को क्या करना है, इसके ऊपर अटैक करना है, क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ पे इसको मिल चुका है कि यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव नजर आ रहा है, यानी एक पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो इस न्यूक्लियोफिलिक को अटैक करना है। अब इसके पास अटैक करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सर ये सामने से अटैक कर दे, है ना। एक तो इसके पास तरीका ये है कि ये फ्रंट अटैक करे, ठीक है, फ्रंट अटैक कर दे। और दूसरा तरीका कि ये पीछे से अटैक करे, दिख रहा है, पीछे से, इसे हम क्या बोलेंगे, बैक अटैक, ठीक है, बैक अटैक। अब कौन सा सही रहेगा, फ्रंट वाला कि बैक वाला, सर बैक वाला। रीजन, फ्रंट वाला इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये माइनस है और इसके जस्ट सामने कौन दिख रहा है, माइनस, तो माइनस वाला अटैक करने देगा, नहीं करने देगा, समझ में आ रहा ना। तो इसीलिए फ्रंट अटैक नहीं होगा यहाँ पे। कौन सा अटैक होगा, कौन सा अटैक होगा, पीछे वाला, यानी बैक अटैक होगा। क्लियर, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये कार्बन है, फिर से अगेन यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे डैश, फटाफट अब यहाँ से बना देंगे आर डैश, यहाँ से आप समझ जाएंगे। अब हमको लगता है यहाँ पे आर, और यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स था, और इसका चूंकि अभी एक्स कहाँ से है, ये एक्स रह पाएगा नहीं। अब थोड़ा सा सोचने वाली बातें भी है, चलो थोड़ा सा एक सोचवा देते हैं, एक और चीज़ पहले सोच लो तब आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक अगर पीछे अटैक कर रहा है तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम स्ट्रेट नहीं है जैसा मैंने दिखाया। वो मॉलिक्यूल्स ऐसे, देखना ध्यान से, ये फ्रंट फेज है, इधर एक्स लगा हुआ है, ऐसे समझ लो एक्स इधर लगा हुआ है। तो ये जो बाकी के मॉलिक्यूल्स है ना, इधर की ओर झुके हुए ना, इधर की ओर क्या है, झुके हुए हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करना, है ना, ऐसे आए हुए हैं। जब ये पीछे से न्यूक्लियोफिलिक आएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक जब पीछे से अटैक करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जब आएगा तो हिंड्रेंस बढ़ेगा, है ना, भीड़ बढ़ेगी। क्योंकि इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी स्टैब्लिश होगा, और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन, यानी सीधा सीधा समझ लो बॉन्ड के बीच में रिपल्सन स्टार्ट होगा। तो ये जो पहले ऐसे है वो धीरे धीरे ऐसे होने लगेंगे, यानी भाग के उधर चले जाएंगे। क्या पकड़ पा रहे हैं, अगेन ऐसे हैं अभी, ध्यान देंगे, ऐसे हैं अभी, ठीक है, ऐसे है ना, ऐसे हैं अभी, ठीक है,
और ये धीरे 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 जब इधर को आ जाएगा, मतलब ये जो पहले इधर था तो इधर थे, जब ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे पीछे भाग जाएंगे, यानी ऐसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, मतलब इधर जो सिकुड़े हुए थे अब वो किधर सिकुड़ जाएंगे, इधर। समझ पा रहे ना, ऐसे समझ लो भाई। जैसे देखो ध्यान से समझो, पहले क्या था, पहले यहाँ पे x था, उसी x की जगह कौन ले रहा है, x की जगह पे वो न्यूक्लियोफिलिक लेने वाला है ना। अब समझो पहले x ऐसे था, जब x यहाँ पे उधर था यानी इस डायरेक्शन में था, तो ये लोग इधर झुके हुए थे, है ना। अब अगर मान लो जब न्यूक्लियोफिलिक इधर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये किधर भाग जाएंगे, इधर भाग जाएंगे। ये कहना चाह रहा हूं मैं, क्लियर है, यानी सिकुड़ जाएंगे उस साइड की ओर। ये चीज होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। रीजन, ताकि वो स्टेब्लिश कर पाए या ताकि वो स्टेबल तरीके से रह पाए। अगर आज इनका ये प्रोजेक्शन है तो इसका कारण है कि वो स्टेबल है ना। तो भाई जब न्यूक्लियोफिलिक को जब पीछे की ओर तुम भेज रहे हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भाई जाहिर सी बात है कि ये इधर से फिर वही प्रोजेक्शन इस साइड कर लेंगे, यानी ये पूरा का पूरा अपने आप को रोटेट कर लेंगे इस डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं है, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले बैक अटैक होगा। बैक अटैक होने के बाद जो हमको नज़र आएगा वो कुछ ऐसा नज़र आएगा कि यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन से ये न्यूक्लियोफिलिक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ गया न्यूक्लियोफिलिक। अब जब न्यूक्लियोफिलिक जुड़ेगा तो बड़े अच्छे से समझना, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक तरीके से पहले जोड़ रहा हूँ और दूसरे तरीके से हटा रहा हूँ। तो ये रहा कार्बन अपना, ठीक है। इस कार्बन की कहानी देखना, इससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक ऐसे जुड़ रहा है, इधर से जुड़ रहा है और इधर से क्या हो रहा है, इधर से ये जो x है वो जा रहा है, यानी x टूट रहा है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे h है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका r डैश है, मैंने सिंपल रख दिया, और यहाँ पे r है। ओके ठीक है। अरे भाई पास तो नहीं हुआ, मैंने क्या बोला, ये जुड़ रहा है। आई एम सेइंग दैट कि ये जुड़ रहा है, मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और ये टूट रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये क्या होगा, यहाँ से निकलेगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया ना कि ये जो पहले इधर की अप्रोच किए हुए हैं, सब के सब इधर की ओर झुके हुए हैं, है ना, ये सब अब किधर फरार होंगे, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर अब जगह खाली हो गई, ये जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ से यही चीज़ आपको समझनी थी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब इसके आगे की कहानी में सिंपल ये हो जाएगा कि यहाँ की चीज़ें ऐड होके ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा हमारा चेंज होगा, ये यहीं पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे H ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, H इधर की ओर झुक जाएगा, समझ में आ रहा है ना, H किधर की ओर झुक जाएगा, इधर की ओर, और ये जो डैश वाला था वो इधर आ जाएगा। जो जो चीज़ें इधर ऐसी थी इधर की ओर इधर आ रही हैं, R डैश था ना तो R डैश, और ये जो था आपका वेज वाला जो था वो ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, ये R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक। बस, क्या ये इस तरीके का समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे, है ना, यानी ये वाला ट्रांसफॉर्म हो गया इस फॉर्म में, है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से कि देख रहा हूँ मैं कि ये वाला जो डायरेक्शन था, मतलब इधर जो पलटे हुए थे, अब किस डायरेक्शन में पहुँच गए, इस डायरेक्शन में चले गए। इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्ज हो गए, उल्टा हो गए कि नहीं हो गए, यानी अपने आप का क्या हो गया, ये उल्टा। ऐसा देखा जाती है तो एक मिरर इमेज बन गई ना इनकी, हाँ या ना। ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए, तो एक तो मिरर इमेज बना रहे हैं ना, तो इस केस में इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन, है ना। और ये जो कंपाउंड बना है उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन कंपाउंड, ठीक है, इन्वर्जन कंपाउंड, ठीक है, इन्वर्जन कंपाउंड। आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। ये है आपका इन्वर्जन कंपाउंड, क्लियर है, हाँ या ना। और एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है, मतलब ये जो बातें बताई गई हैं वो वाल्डेन साहब के द्वारा बताई गई हैं, तो वो भी आप लिख देंगे, वाल्डेन इन्वर्जन कंपाउंड इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाल्डेन, यहाँ पे लिखेंगे वाल्डेन इन्वर्जन कंपाउंड। क्लियर है। अच्छा, ये सब कुछ होगा तो एक चीज़ और आपको रखना है, जानते हैं क्या रखना है, यानी ये जब आप कराइएगा। अच्छा, दो तीन चीज़ें मैं पहले क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक आपका अटैक कर रहा है ना, सब कुछ क्लियर है ना, साफ साफ है ना। अब इसमें जैसा कि आपने देखा अभी आपने कि यहाँ पे H था, यहाँ पे R डैश था, यहाँ पे क्या था, R था, और यहाँ पे X था, न्यूक्लियोफिलिक आया था। तो थोड़ी बातें हैं इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक बहुत स्ट्रॉन्ग था, तब ये हो पाया है ना। न्यूक्लियोफिलिक क्या था, स्ट्रॉन्ग था। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ये बैक अटैक कर ही नहीं पाता, है ना, क्योंकि X इसको जाने ही नहीं देता, पहली चीज़। और ये पूरा का पूरा जब ये होगा तो उस दौरान आपको ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो अप्रोटिक हो, ठीक है ना। क्या हो, अप्रोटिक हो। सीधा सीधा समझ लीजिए, इसको बोलते हैं पोलर
अप्रोटिक सॉल्वेंट आपको लेना है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, उसकी उपस्थिति में ये पूरा रिएक्शन होना चाहिए। यानी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ये पूरा खेल होगा कि न्यूक्लियोफिलिक आएगा, इसके साथ एडिशन दिखाएगा। अब इसमें सबसे पहले समझते हैं कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है ना। तो पोलर का मतलब तो समझ में आ रहा है कि सर पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस चार्ज हो, है ना। और अप्रोटिक का मतलब होता है कि प्रोटॉन अब्सेंस हो, यानी उसके पास हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। प्रोटॉन क्या होने चाहिए, अब्सेंस, इस चीज़ को याद रखेंगे, यानी हाइड्रोजन विहीन। ऐसा लेना है जिसमें हाइड्रोजन ना पाया जाए, नहीं तो हाइड्रोजन पाया जाएगा तो प्रोटॉन है कि नहीं। हाइड्रोजन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब इसी को डिनोट किया जाता है H प्लस से, यानी H होगा तो इसका मतलब प्रोटॉन होगा। तो ऐसे सॉल्वेंट को लेना है जो क्या हो, अप्रोटिक हो। अप्रोटिक मतलब प्रोटॉन ना रखा हुआ हो। नहीं तो अगर प्रोटॉन का खेल होगा इसके अंदर, ठीक है ना, तो प्रोटॉन क्या करेगा, जाहिर सी बात है कि देखो ये जो X है ना उसके साथ रिएक्शन करने लगेगा, समझ पा रहे हैं ना। जिससे क्या हो जाएगा, पूरे पे इफेक्ट पड़ेगा। दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफिलिक अगर नहीं भी चाह रहा है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, मान लो न्यूक्लियोफिलिक अगर मेरा कमजोर भी है तो भी अपने आप चीज़ें बदल जाएंगी, समझ पा रहे हो। यानी X अपने आप फट जाएगा, क्योंकि X क्या लिविंग ग्रुप है। ये तो चाहता है कि अगर मुझे प्रोटॉन मिल जाए तो क्या हो, प्रोटॉन अगर मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, है ना। तो जाहिर सी बात है भाई, ये भी X इस भीड़ में रहना नहीं चाहता है, तो अगर उसको प्रोटॉन दे दोगे तो यहाँ पे एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक का रोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना भाई। न्यूक्लियोफिलिक चुपचाप बैठा भी रहेगा तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा, और वो जो इन्वर्जन आप देख रहे थे वो होगा ही नहीं, क्योंकि X यहाँ से इस बार निकल जाएगा। पहले X अगर निकल जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सीधे चले आएगा, तो इसका मतलब ये एक्चुअल में इसका रोल क्या हो जाएगा, खत्म। आई होप समझ गए होंगे। अब देखना सेम कहानी को हम रिपीट करेंगे SN1 में। वहाँ पे जो सॉल्वेंट लेंगे वो कैसा होगा, प्रोटिक होगा, ताकि न्यूक्लियोफिलिक का रोल ही क्या हो जाए, खत्म, क्योंकि वहाँ पे केवल एक मॉलिक्यूल को ही उसमें काम करना है। इसीलिए बहुत छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर इनको आप पकड़ लोगे तो रिएक्शन आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, तो ये चीज़ें जो हो रही है ना वो एक साथ हो रही होंगी। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एक तरह से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे X क्या है, एक ओर से निकल रहा है ना। तो ये एक साथ हो रहा होगा और सिंगल स्टेप में हो रहा है, यानी ये नहीं कि 2 स्टेप हो रहे हैं तब हो रहा है, समझ में आ रहा है कि भाई पहले क्या हो कि न्यूक्लियोफिलिक जाके क्या बोलते हैं X निकले फिर न्यूक्लियोफिलिक जुड़े, ऐसा नहीं हो रहा है। एक ओर से न्यूक्लियोफिलिक जुड़ेगा तो दूसरी ओर से X निकलेगा, है ना। क्लियर, ठीक है। आई होप यहां तक कि आप पूरी कहानी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। लिटरल इन्वर्जन का भी केस समझ गए, ठीक। तो अब मैं जो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसको समझ लेंगे कि भाई मेरे पास यहाँ पे C था। अगेन देखो जितनी बार आप लिखोगे उतना बार आप अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे R डैश, यहाँ पे R, और यहाँ पे क्या है, X है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियोफिलिक था, न्यूक्लियोफिलिक ने रिएक्शन किया। न्यूक्लियोफिलिक जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है भाई, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे आके जुड़ेगा। ये जो H होगा कुछ इधर भाग जाएगा, है ना। ये जो डैश वाला है वो इधर आ जाएगा, और ये जो वेज वाला है वो यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, X माइनस क्या हो गया, बाहर। क्या लेना है यहाँ पे, एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर भी डाल देंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा कौन हो सकता है इसमें, ये भी तो है, किसको लेंगे, एसीटोन। किसको ले लेंगे, एसीटोन को। एसीटोन किस में आता है, कौन सा ग्रुप इसके अंदर रिप्रेजेंट होगा, कीटोन, नाम में ही लिखा हुआ है ओ या नहीं, तो क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या है, CH3 है। तो ये क्या है, ध्यान से देखना, CH3 फिर C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल प्लस, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल माइनस। तो इसलिए पोलर भी है, हाइड्रोजन है नहीं फ्री करने वाला, समझ पा रहे हैं ना, क्लियर है। क्या हो गया इससे, ओह शिट, चलिए ठीक है। यहाँ पे पार्शियल प्लस और यहाँ पे पार्शियल माइनस दिख रहा है ना। तो यहाँ पे पोलर दिख रहा है, पोलर है, और ऐसा कोई हाइड्रोजन है नहीं जो क्या हो सकता है यहाँ से भाग सके, ठीक है ना। तो इसलिए अप्रोटिक भी है। आई होप समझ गए होंगे आप। तो ये रिएक्शन आपको जन्मों जन्म याद रखना है, ठीक है।
अब चलते हैं, इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में लिख लेते हैं ताकि फिर जीवन में हमें कभी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो SN2 के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात कि भैया इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स है वो कौन कौन से हैं, तो ये बताइए, आपको लिखने आता होगा। रेट इज इक्वल टू क्या होता है सर, रेट इज इक्वल टू होता है K A पे पावर A और B पे पावर B। ऐसा आपने देखा होगा। कैसे, थोड़ा सा मैं इसको, थोड़ा सा बेटा तुम दूर हो जाओ, यहाँ पे SN2 डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे A B B और यहाँ पे हो रहा है C C और यहाँ पे स्मॉल d D, ऐसा अगर हो रहा है तो उस केस में जो रेट होगा वो एक्चुअल में, देखिए ये रिएक्टेंट है ना, तो इस रिएक्टेंट के क्या होते हैं पावर, मतलब जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बगल में जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको एज अ पावर के रूप में अगर हम लिख देते हैं तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पूरे रिएक्शन का जो रेट है या सीधा सीधा स्पीड है ना। जो स्पीड है ऐसे ही होता है। मेरे पास जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के बिहाफ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं लिखूंगा नहीं, अब रिएक्शन आप देख चुके होंगे, है ना, रिएक्शन आपने देखा होगा, ओके। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है उसके बिहाफ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो रेट बन रहा होगा वो क्या होगा, वो जो होगा वो एक्चुअल में कैसा होगा, तो सर ऐसा होगा कि यहाँ पे r माइनस एक्स पे पावर 1, r माइनस एक्स पे पावर n, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक आपने जो लिया है ना, उसके ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है ना भाई। यहाँ पे A और B को इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों के दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, स्पीड को डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहे हैं, है ना। वैसे ही हमारे वहाँ ये दोनों के दोनों, जैसे ये एक तो हेलो एल्केन और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक, शुरुआती दौर में ही बता दिया कि दोनों का दोनों क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, है ना। यानी पूरी की पूरी जो स्पीड है रिएक्शन की इन दोनों पे डिपेंड कर रही है ना। तो इसलिए जो रेट का वैल्यू होगा वो कुछ ये होगा, ठीक है। अब इसमें K क्या है, कितने लोग बता सकते हैं, व्हाट इज इट सर, रेट कांस्टेंट है ये, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया, आएगा क्यों नहीं, एक तरीका था इसको पढ़ने का, इसीलिए सबसे पहले हमने इसको पढ़ा, केमिकल काइनेटिक्स को। अब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा फील आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अच्छा एक चीज़ तो मैंने ध्यान ही नहीं दी, यहाँ पे ऑर्डर मैंने नहीं लिखा, ऑर्डर इसका यहाँ पे लिख लेंगे। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर यहाँ पे 2 है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो ऑर्डर निकालने का तरीका है कि उन्हें जोड़ देते हैं। वैसे तो सही मायने में देखूँ तो मैं जो लिख रहा हूँ वो गलत है ना, क्योंकि A और B नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, अल्फा और बीटा होता है ना। बट हर केस, लगभग केसेस के अंदर A और B को ही हम लोग अल्फा और बीटा मान लेते हैं और वही हमारा ऑर्डर डिफाइन कर देते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब ये A कहाँ से आया सर, तो ये क्या है, बगलिया में A, जो बगलिया में होता है ना A, देखो जो रिएक्टेंट आपने लिया है उस रिएक्टेंट के बगल में क्या कोफिशिएंट आपने यूज किया है वही होता है A और B, है ना। तो जो हमने लिया R और X कैसा लिया था, एक ही लिया था, न्यूक्लियोफिलिक भी एक ही लिया था, तो बगलिया में वही तो पावर बनी थी। देखो यही पावर बनी कि नहीं बनी, कि भैया हेलो एल्केन एक ठो था, न्यूक्लियोफिलिक एक ठो था, तो वही क्या हो गई, पावर बन गई थी, और यही है A और यही है B, ठीक है। तो A और B को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ऑर्डर 2। जिनको आ रहा है ठीक, जिनको नहीं आ रहा है उनको भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ये सिंगल स्टेप में हुआ है ना। कितने स्टेप में हुआ है, सिंगल स्टेप में होने वाला रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, याद रखेंगे, है ना। भले ही SN2 पे 2 लिखा है तो 2 से ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे स्टेप कितने हैं, यहाँ पे 2 नहीं, ये क्या है, ये सिंगल स्टेप में हुआ है, ठीक है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे हमें ये जानना है और समझना है कि भैया यहाँ पे हमें सॉल्वेंट जो लेना है वो कैसा होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, है ना। ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो जो मैंने उसके अंदर यूज किया है बस वही चीज़ें यहाँ पे लिखी जा रही हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ अलग नहीं लिख रहा हूँ मैं, ओके। और एक चीज़ यहाँ पे जो आपको दिमाग में रखनी है वो क्या है कि यहाँ पे जो हम सब्सटेंस लेंगे, यहाँ पे जो सब्सटेंस लेंगे वो कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होना चाहिए, है ना। कैसा सब्सटेंस होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होना चाहिए। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है ना, तो ये क्या दिखाएगा सर, ये इन्वर्जन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, इन्वर्जन दिखाएगा। और ये किसके अंदर दिखा रहा है, इसके अंदर, SN2 के अंदर। किसके अंदर दिखा रहा है, SN2 के अंदर कैसा दिखा रहा है सर, इन्वर्जन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, इन्वर्जन। क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे,
ये हमारा रिएक्टेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है वो मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। और क्या हो गया भाई, ठीक है ना, रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये ध्यान देंगे। और यहाँ पे जो इन्वर्जन होगा वो इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा, है ना। प्रोडक्ट कैसा होगा, इन्वर्जन वाला होगा, ठीक है, क्लियर है, इतना याद रख लेंगे बस। ये 4 बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 4 बातें यहाँ पे SN2 रिएक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट डाल दे रहा हूँ, SN2 IMP किसका, SN2 का, ठीक है, ठीक, क्लियर है, कैसा लो। चलिए यहाँ तक अगर बातें आपकी समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बातें हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, जानते हैं क्या मैं एक्चुअल में आपको ये समझा देता हूँ कि जो रेट होता है, 5वीं बात लिख लेंगे, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जानते हैं किसके, वो स्टेरिक हिंड्रेंस के डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है बता सकते हैं सर, जो भीड़ होती है एटम्स की, है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो उस केस में जो रिएक्शन की रेट होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना। ये बात याद रखेंगे बस। यहाँ से आपका SN2 क्या हो जाता है, ख़त्म, ठीक है ना। इतना अगर आप याद रखेंगे तो फिर टेंशन आपके पूरे जीवन में नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन यहाँ पे SN2 के देख लेते हैं तो काम खत्म हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया है C, यहाँ पे क्या लिया है H, यहाँ पे हम लोगों ने किसको ले लिया, यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने CS3, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया C2H5, ठीक है। और यहाँ पे है हमारे पास सपोज कर ले रहा हूँ यहाँ पे I है, ठीक है ना, I लिया है। यहाँ पे मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, रिएक्शन के दौरान मुझे क्या चाहिए, एक न्यूक्लियोफिलिक चाहिए ना। न्यूक्लियोफिलिक के लिए मैं किसको बुलाऊंगा सर, यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफिलिक के लिए बुला लेता हूँ NaOH को, है ना, NaOH को लूँगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे Na+ और OH- मिलेगा ना, ये माइनस वाला, तो ये जाएगा, ये कहाँ से अटैक करेगा सर, ये पीछे से अटैक करेगा, है ना भाई। यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्लस, यही होगा। अब देखो ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे पीछे जाएगा, है ना, पीछे जाएगा तो उस केस में रिएक्शन के दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे H, ये बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका C2H5, देखना ध्यान से, इधर से ये OH- क्या होगा, जुड़ रहा होगा, है ना, जुड़ रहा होगा, और इधर से क्या हो रहा होगा, I निकल रहा होगा, ठीक है ना, I- के साथ क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा, सीधा सीधा मतलब यही है, ओके। और इस कार्बन पे कैसा चार्ज होगा, प्लस, और ये कार्बन कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक। अब अगले ही केस में क्या हो जाएगा, अगले ही केस में कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से ये जो I है, ये I निकल के किसके साथ जुड़ जाएगा, Na+ के साथ जुड़ जाएगा, और रिएक्शन जो होगा हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C2H5 हो जाएगा ना, और यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा OH-, और इधर क्या, सॉरी OH- नहीं जाएगा, अब OH हो जाएगा सीधा सीधा, भाई माइनस कहाँ से रह जाएगा, अब तो बॉन्ड बना लिया ना इसने, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, इसने कार्बन के साथ बॉन्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया, और यहाँ पे बन जाएगा NaI, ठीक है। और ये पूरा का पूरा बन गया आपका, आयो समझे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा रिएक्शन होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ SN2 का खेल हम क्या करते हैं, ख़त्म। अब हम क्या देखेंगे, SN1, ठीक है। तो SN1 के मैकेनिज्म को हम देखेंगे, SN1 रिएक्शन क्या होता है, चलिए इसको हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है। अब SN1 देखेंगे, तो SN1 में क्या होगा, ध्यान देंगे कि ये S का मतलब फिर से वही बात हो गई कि ये है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, और ये क्या है आपका यूनिमोलिकुलर, ठीक है, यूनिमोलिकुलर, देखना ध्यान से, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ रिएक्शन डालना, पीछे से पढ़ना, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, ये है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट में एक मॉलिक्यूल ही केवल और केवल क्या होगा, रिएक्शन डिटरमाइनिंग रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल्स कहलाएगा, ठीक है, जो कि पूरे रिएक्शन को डिटरमाइन कराएगा, है ना। यानी पूरा रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, किस पे डिपेंड करेगा,
एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं खेला को। अब ये सब हमको पता है कि सबसे पहले हमको क्या लेना है सर, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेना है ना। ये लेने में हम चूकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? सर अभी कुछ देर पहले ऊपर पढ़ाए हैं, है ना, वही होता है, क्योंकि लाइट को क्या कर देता है, पोलराइज्ड कर देता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? बिल्कुल। अब ध्यान से समझेंगे, हम यहाँ पे फिर से लेंगे। अब देखिए कितना आसान है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका, है ना। अब फिर से फटाक से वही खेला खेलिए। यहाँ पे लिखिएगा H, यहाँ पे ऐसे वेस डैश वाला R डैश, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे R। आई बात समझ में? यहाँ पे हो गया X। ओके, अब रिएक्शन मैं करा रहा हूँ किससे, न्यूक्लियोफिलिक से। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक से मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बार में होगा ही नहीं, सबसे पहली बात है, यानी डायरेक्ट होगा ही नहीं, पहले तो ये समझ लो। अब समझना ध्यान से, सुनना, यहाँ पे जो तुम न्यूक्लियोफिलिक ले रहे हो एक्चुअल में क्या है, वीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान दो, क्या ऐसा है, वीक, कमज़ोर है। इसकी क्षमता ही नहीं है कि ये जाके अटैक कर पाए। किसके ऊपर? इस न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर, सॉरी इस कार्बन के ऊपर, जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, ऐसे में। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक इट इज़ अ प्रॉपर्टी, ये भी ये समझना पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक इज अ प्रॉपर्टी, और न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब उस पर्टिकुलर आयन या एटम को बोल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। ये अपने आप में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना। जिसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो पॉजिटिव को लव करता है, वो क्या होता है अपना न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल के पास क्षमता ही नहीं कि इस कार्बन को जाके अचीव कर पाए, इतना कमजोर है ये। समझ पा रहे हैं? आई बात समझ में? हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पे भी सॉल्वेंट लेंगे आप, तो वो सॉल्वेंट कैसा होगा पहले ये देखेंगे। तो सॉल्वेंट कैसा होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है ना, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया। अप्रोटिक होता तो प्रोटॉन नहीं पाया जाता, है ना। आप इस बार प्रोटिक डाल दिया तो प्रोटॉन पाया जाएगा। और इसमें सबसे बेहतरीन तरीके से कौन आता है, पानी, है ना। देखो इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज, देखा, प्रोटॉन है, ये भाग सकता है या ना, बस यही कारण है। इसलिए इस बार हम अच्छा इसको क्यों लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि भाई इसमें क्या है ना, एक के मॉलिक्यूल को हमको काम कराना है। देखो सब खेला का कारण यही है कि जो नमो है, यहाँ पे आ जाओ, या पहले ही बोल दिया था कि यूनिये मॉलिक्यूलर हमको चाहिए, मतलब इक्के ठो मॉलिक्यूल से चाहिए, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर इक्के मॉलिक्यूल चाहिए तो हम ऐसा तो है नहीं कि हेलो एल्केन को हटा दें, भाई उसका रोल खत्म कर दे। तो हम किसका रोल खत्म करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक का ही रोल खत्म कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक का रोल खत्म, ऐसा जो न्यूक्लियोफाइल्स है उसको हमने वीक बना दिया ताकि वो काम ना कर पाए उस तरीके से। अगर वो भी काम करने लगेगा तब दोनों लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल्स काम ही नहीं कर पाएगा तो ये पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर। तभी तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा, आया ना, समझ पा रहे हो। इतना ही हो रहा है इसमें, नाम जिसको समझ में आ गया उसको पूरा समझ में आएगा। अब इसीलिए यहाँ पे जो सॉल्वेंट रखा गया वो कैसा रखा गया, सर पोलर हो और प्रोटिक हो। प्रोटिक होगा तो फायदा ये होगा कि भैया इसके सहारे काम चल जाएगा, है ना। ये एक्चुअल में क्या करता है, सॉल्वेंट जो होता है वो सरफेस प्रोवाइड करता है जिसपे पूरा का पूरा क्या होता है, खेला होता है ना। अगर ये क्या होगा, अगर ये अपने अंदर प्रोटॉन समाहित किया होगा, ठीक है ना, तो अगर ये प्रोटॉन समाहित किया होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आराम से चीज़ें केवल और केवल इसके भरोसे चल जाएंगी, है ना। समझ में आ रहा ना, इसके भरोसे चलेंगी ना कि इसके भरोसे, ठीक है। तब इसके पास एक तो इसको कमजोर भी कर दिया गया ना भाई, इसके पास कोई पावर कोई क्षमता ही नहीं है, सीधा मतलब समझ लो। ये तो अब दूसरे पे डिपेंड करेगा, दूसरा मतलब किस पे, इस पे डिपेंड करेगा। यानी ऐसे समझ लो कि अब ये खुद जाके अटैक नहीं कर सकता, पिछले वाले में खुद जाके अटैक कर रहा था, अब ये अटैक नहीं कर सकता जब तक कि इसको साफ साफ पॉजिटिव नजर ना आए। समझ में आ रहा है। ये नहीं था कि यहां से उठ के पीछे से जाके अटैक कर पाएंगे, घंटा अब नहीं कर पाएंगे। रीजन क्योंकि कमजोर हो चुके हैं, ये पहले जैसे नहीं है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले पूरा खेल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर। ये एक ऐसा माहौल बनाएगा कि ये इससे आके आसानी से जुड़ पाए। जो देख रहा है ना कि 4 कदम चल ही सकता है, इसके पास इतनी क्षमता ही नहीं कि क्या महासागर पार करके आ पाए या 7 समुंदर पार करके आ पाए। क्लियर। जब 7 समुंदर देख रहा है पार ही नहीं कर पाएगा तो भाई इसलिए इसको तो भाई चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करेगा जिससे आराम से आके जुड़ पाए। अब क्या करेगा यही देखना है। पहली बात तो ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो एक स्टेप में होगा नहीं, पहले में माहौल तैयार किया जाएगा, ठीक है, और दूसरे में रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब डबल स्टेप होंगे, समझ आ रहा है ना, 2 स्टेप होंगे।
अच्छा, इन दोनों स्टेप्स के बाद यानी जो हमको कंक्लूजन मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो एक्चुअल में जानते हैं कैसा होगा? वो एक्चुअल में रेसमिक मिक्सचर होगा। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर। ये क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा अभी, बस याद रखिए। ठीक है, ये 1 साल या 2 साल बाद आपको पता चलेगा। तब तक आप सस्पेंस पे रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। या आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तब आपको ही पढ़ने के लिए मिलेगा रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 स्टेप में होगा क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेप को पकड़ते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप, इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो जानते हैं क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअल में कार्बोकैटायन बनेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में ऐसे लिख दो, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म। ठीक है, कार्बोकैटायन क्या होगा? फॉर्म होगा। अब कैसे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है इसको देखते हैं। पहले स्टेप में इतना ही करना है कि आपको कार्बोकैटायन बनाने हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं हम लोग कार्बोकैटायन कैसे बनता है। तो एक्चुअल में होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ पे देखो ये C है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R डैश है, यहाँ पे क्या है R है, और यहाँ पे क्या है X है। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे चुपचाप बैठा होगा। रीज़न इसके पास कोई क्षमता नहीं कि कुछ कर पाएगा। अब देखना मैंने क्या लिया था, याद करो, मैंने लिया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब मैंने क्यों लिया था? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन होंगे। क्या है इसके पास? प्रोटॉन है। प्रोटॉन मतलब क्या है? H प्लस है। बड़े अच्छे से देखना, ये H प्लस कौन देखेगा? कौन देखेगा? कौन देखेगा? कौन देखेगा? ये देखेगा। आया समझे? जब ये देखेगा तो ये तुरंत इस कार्बन से अपना रिश्ता नाता तोड़ देगा और अपने इलेक्ट्रॉन को लेके ये यहाँ से फरार हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा ना? हर एक चीज का यहाँ पे अपना एक एग्जिस्टेंस, अपना एक मतलब है, अपनी एक वैल्यू है ना। इसी का अब देखो यहाँ पे ये निकल लिया, ये निकला। अब ये जब निकलेगा यहाँ से तब क्या होगा? तब कुछ ये स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या मिलेगा सर? यहाँ से H R डैश, यहाँ पे R, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसके ऊपर प्लस चार्ज बनेगा, है ना, सीधा सीधा प्लस, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन कौन लेके भागा है? वही लेके भागा है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक माइनस ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा। तो ये क्या है? ये व्हाट इज इट? यही तो है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन है कि नहीं है? कार्बन के कंपाउंड पे सीधा सीधा कार्बन, सीधा समझ लो कार्बन किसी कंपाउंड से जुड़ा था लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रॉन में कोनो लेके भाग गया, तो ये कार्बोकैटायन कहलाता है। ठीक है ना, आई समझ में बात? ठीक है, अब देखो ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है। अब चाहे तो न्यूक्लियोफिलिक आराम से जुड़ सकता है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? तो सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं होगा, अब कुछ करने जैसा बचा ही नहीं है, सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे H R डैश, यहाँ पे R है, और देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है? प्लस, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक पे क्या है? माइनस। आराम से क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे? सर यहाँ पे बनाएंगे H, यहाँ पे R डैश, और यहाँ पे R, और यहाँ पे क्या बन गया? NU बन के तैयार। समझ आ रहा? तो सेकेंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल जो हो जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल से वो क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी फॉर्म प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये SN1 में हो रहा होगा। तो स्टेप में ये पूरा रिएक्शन चलेगा, है कि नहीं है? अब इसमें तुम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो इनका कोनो रोल नज़र आ रहा था? कुछ किए हैं ये जो न्यूक्लियोफिलिक्स है, इन्होंने कोनो काम किया? कुछ नहीं, है कि नहीं? इसका कोई भी वर्क नहीं नजर आ रहा है। जबकि पहले वाले में क्या था कि ये अटैक कर रहा था, तब ये X निकल रहा था। हाइड्रोजन तो तब निकल रहा था जब ये न्यूक्लियोफिलिक ऐड हो रहा था, याद आ रहा है ना? लेकिन यहाँ पे क्या, पहले X निकल गया और तब ये न्यूक्लियोफिलिक फ्री में आके ऐड हो गया। आई होप आप क्लियर समझ गए होंगे, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप में, देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब हम फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं तो देखो पूरा खेला जो फर्स्ट स्टेप में होगा, है ना,
ये जो रिएक्शन हुआ है ना, जहाँ पे ये एक्स टूटा है, टूट के क्या हुआ है कि उसके साथ कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट होकर पूरा बनाया है, तो यही हमारा क्या बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाँ या ना? बोलो यस सर, नो? बिल्कुल सर, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। भाई जो भी खेला होगा, जितना टाइम लगेगा इस एक्स को इस कार्बो क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड से निकलने में, उतने ही देर तक रेट पूरा का पूरा रिएक्शन होगा। क्योंकि जो ही ये एक्स निकलेगा तो उसके बाद तो क्या हो गया ना, पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो तुरंत अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा, तुरंत पकड़ क्या बोलते हैं, जुड़ जाएंगे। जुड़ने में टाइम थोड़ी ना लगेगा। पूरा खेला कहाँ पे होगा, यहाँ पे टूटने में होगा। आया समझ? इसीलिए फर्स्ट स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी यहीं से रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन किया जा सकता है। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? तो यहां तक की कहानी आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझते हैं कि रेसमिक मिक्सचर किसको कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ है इसके अंदर, पूरे को थोड़ा समझते हैं। हाई वाला ये वाला तो हमने देखा ही नहीं इसमें, है ना, उसको भी ढंग से समझते हैं। अरे जैसे इसमें मॉलिक्यूल्स पहले ऐसे थे एटम्स, फिर वो उसमें क्या थे, ऐसे हो गए थे, है ना। तो ध्यान से समझिएगा होता क्या है। जैसे ध्यान से समझेंगे तो जब कार्बोकैटायन बना, है ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे H था, ठीक है ना, यहाँ पे R' था, यहाँ पे R था, ठीक है, यहाँ पे X लगा हुआ था। ये X गायब हुआ, क्या बना, तो सर बना हमारे पास यहाँ पे कार्बोकैटायन। लेकिन इस कार्बोकैटायन के नेचर को थोड़ा समझिएगा, तो कार्बोकैटायन का जो नेचर है वो जानते हैं कैसा हो जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं, ऐसे। जब ये X निकलेगा ना, तो देखो एक्चुअल में क्या था कि ये X ने दबाया हुआ था। मेरी बात ध्यान समझना, ये X जो था इसने क्या हुआ था, इसने इनको दबाया हुआ था। जो ही ये X गया यहाँ से, ये तुरंत क्या हो गए, फ्री हो गए। फ्री होके फिर से ये अपने एक्चुअल प्लेस पे चले गए। समझना मेरी बात ध्यान से, यानी ये पहले क्या थे, ऐसे इधर उधर थे, इसीलिए ये अलग अलग प्लेन में भटक रहे थे। लेकिन जो ही X निकला, तुरंत क्या हो गया, ये एक प्लेन में आ गए। पकड़ पा रहे हो, है या ना? देखो फिर से यहाँ पे पहले ऐसे है, तो देख रहे हो प्लेन अलग अलग है इन सबका, हाँ या ना, इन सबका प्लेन अलग अलग है। लेकिन जो ही ये X हटा, तब एक प्लेन में आ गए ये। क्लियर है? एक प्लेन में आ गए। ये जो प्लेन है, जानते हैं कैसा प्लेन है, बता सकते हो भाई? देख के नजर आना चाहिए, कैसा प्लेन है? अरे ट्राइंगुलर प्लेन है यार, ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, खुद देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या है ये, ट्राइगोनल प्लेन बोलेंगे इनको, ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेन है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेन है। अब ध्यान से समझना, अगर ये ट्राइगोनल प्लेन में है, कौन है ये ट्राइगोनल प्लेन में, पहले ये भी ध्यान देना, ये कार्बोकैटायन। कौन? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन हमारा ट्राइंगुलर प्लेन में हो गया है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे है हमारा न्यूक्लियोफिलिक्स। अब थोड़ा ध्यान से समझो, ये जो न्यूक्लियोफिलिक है, इसके पास कितने ऑप्शन है, किधर ये जाके करना चाहेगा, मतलब किधर क्या बोलते हैं, जाके अटैक करना चाहेगा। भाई अटैक करने के तो दो तरीके मैंने बताया आपको, या तो ये सामने से करे, या तो ये बैक से करे, है ना। अभी ये बताओ किधर हिंड्रेंस ज्यादा है, भाई किधर से रोकने वाले हैं इसको, किधर से भी नहीं सर। पहले केस में ये था कि बैक से इसलिए कर रहा था, कारण पहले समझते हैं। कॉज, पिछला वाला, है ना, पिछला वाला जो था, उसमें क्या होता था कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे H, यहाँ पे R' और यहाँ पे R है, और यहाँ पे क्या है, X है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अपना रखा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे भी पार्शियल माइनस, यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज। थोड़ा ध्यान देना, ये सामने से इसलिए नहीं अटैक कर पा रहा था क्योंकि माइनस वाला सामने था, है ना, इसीलिए इसको पीछे से जाके करना पड़ा, है ना। क्लियर है? पीछे अटैक करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझो, इस बार तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि आगे वाला है यहाँ पे, है ना। भाई ये चाहे जुड़ना तो ये आगे से जुड़ सकता है,
वो तो सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन ये बैक अटैक भी तो कर सकता है, बैक अटैक भी तो यहाँ पे पॉसिबल है। देखो अगर मान लो अगर आगे का रास्ता खाली है तो ये जाहिर सी बात है सीधा अटैक करना चाहेगा, लेकिन देखो पीछे से अटैक करने के लिए वो ये भी देखता है कि क्या पीछे का रास्ता भी खाली है। भाई ऑप्शन इसके पास दोनों इस समय अवेलेबल है। देखो अगर हम देखते कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता, तो ये पीछे से नहीं करता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, दोनों चांसेस इसके पास इक्वल है ना। ये आगे से भी कर सकता है और पीछे से भी, समझ में आ रहा है ना। यानी इसके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, यानी फ्रंट अटैक कर सकता है और बैक अटैक भी कर सकता है, ठीक है, ये दोनों पॉसिबल है। अब अगर ये दोनों पॉसिबल है तो ये दोनों बना सकता है, यही समझना था, ठीक है, ये दोनों बना सकता है। सपोज कर लो इसने बैक अटैक किया, ठीक है ना, ये और यहाँ पे मान लो न्यूक्लियोफिलिक है, इसने क्या किया, इसने फ्रंट अटैक किया, चलो फ्रंट अटैक कराते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस। तो अगर फ्रंट अटैक हो रहा है, ठीक है, डिटेल में आपको समझाया जा रहा है, एकदम टेंशन बिल्कुल ना लें। फ्रंट अटैक अगर होगा तो सीधा जुड़ेगा, सीधा जुड़ने का मतलब ये यहाँ पे जुड़ गया न्यूक्लियोफिलिक। अब जब ये सीधा जुड़ गया तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स पहले फ्री हो गए थे, क्योंकि इधर वाला जो था पहले इनको दबाए हुए था इस डायरेक्शन में, तो ये फ्री हो गए थे, लेकिन फिर आ गया ना तो फिर से ये दब जाएंगे। समझ पा रहे ना, यही चीज़ समझनी थी आपको, ठीक है ना। यहाँ पे H, यहाँ पे R' और यहाँ पे R हो गया। लेकिन अगर इसने क्या किया, बैक अटैक किया, ठीक है, तो बैक अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे C प्लस, मान लो ये पहले ऐसे और ऐसे था, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, ये आके पीछे से अटैक किया, तो पीछे से अटैक करेगा तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक जुड़ जाएगा, है ना। और उस केस में जो अभी ऐसे थे, है ना, अब ऐसे समझ लो, इस वाले हाथ का उपयोग करता हूँ ताकि अच्छे समझ पाए। ओ शिट, ध्यान से देखेंगे, ये इस तरीके से हो गए थे ओपनली एकदम अच्छे से, अब ये धीरे धीरे किधर हो जाएंगे, इधर सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि पीछे आ चुका है ना। ये अभी ऐसे है ना, तो अभी क्या हो जाएंगे ऐसे, क्योंकि इधर आ चुका है न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, तो इस केस पे जो आप देखेंगे वो कुछ ऐसा देखेंगे कि यहाँ पे H और यहाँ पे R' और यहाँ पे R ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ये सर नो। तो इसका मतलब सिर्फ दोनों टाइप मिल रहे हैं, हाँ या ना। इसका मतलब क्या मिल रहा है, यहाँ पे दोनों टाइप मिल रहे हैं, एक तो इन्वर्जन भी और दूसरा रिटेंशन भी, ठीक है ना। यानी रिटेंशन का मतलब जो अपनी पुरानी अवस्था थी उसी अवस्था में फिर से आ जा रहा है। न्यूक्लियोफाइल्स आ रहा है तो देखो इसकी पुरानी अवस्था यही तो थी, है कि नहीं है, पहले भी तो ऐसा ही रहा करता था। जब X यहाँ पे जुड़ा हुआ था तो देखो ऐसे ही तो दिख रहा था, और जब न्यूक्लियोफाइल्स ने इसके ऊपर अटैक किया तो भी तो यही दिखा रहा है। तो इस प्रोजेक्शन को हम रिटेंशन बोलेंगे, या ये जो स्ट्रक्चर है इसका रिटेंशन वाला ही है ना। और ये देखो न्यूक्लियोफाइल्स ने अटैक किया तो ये पलट गया, तो ये क्या है, इन्वर्जन वाला है, हाँ या ना। तो इसका मतलब SN1 रिएक्शन के दौरान हमें दोनों मिलता है, ठीक है ना। SN1 में हमें दोनों मिलता है, रिटेंशन वाला भी एंड इन्वर्जन वाला भी। भाई वो दोनों हो रहा होगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो कुछ रिटेंशन वाले होंगे और कुछ इन्वर्जन वाले होंगे। इसका मतलब उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर देखा जाए तो जो पूरा सॉल्यूशन है उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर दो लोग मिले हुए होंगे, है ना। और मिले हैं तो इसका मतलब मिक्सचर है ना। और इसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आया, क्लियर है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, जब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों मिले हो तो। क्लियर है या ना। तो इसी मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। ओके, तो SN1 में हमें क्या मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो रेसिमिक मिक्सचर होता है, ठीक है ना। दोनों को साफ साफ लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके आप लिख लेंगे, यहाँ पे H, यहाँ पे R', यहाँ पे R, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा ही जल्दीबाजी में मैंने लिख दिया इसको। यहाँ पे R, C, यहाँ पे H, यहाँ पे R', यहाँ पे R, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ओके। और ध्यान से देखना अगले केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इधर आ जा रहा है ना। यहाँ पे H, यहाँ पे R' और यहाँ पे R हो रहा है। क्या ये मिरर इमेज है कि नहीं है कि नहीं है, बताइए फटाफट, है ना। ये क्या है, मिरर इमेज है ना। बस ये कौन सा स्ट्रक्चर है सर, ये रिटेंशन वाला है
ये रिटेंशन वाला है और ये क्या है, इन्वर्जन वाला है। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो ये होता है SN1 के अंदर। ओके, चलो अब फटाफट आगे की कहानी को अब यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अब हमको पूरा कहानी समझ में आ गया। ठीक है, कि भैया यहाँ पे अगर हमारे पास H है, R डैश और R है, यहाँ पे X है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा तो तुरंत नहीं होगा। हमने सोल्यूशन कैसा लिया है, सॉल्वेंट कैसा लिया है सर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। ठीक है ना, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। अब मैं बस इतना ही लिखूंगा ये, है ना, और आप समझ भी जाओगे, है ना। जब भी दिखाना तो ये पूरा दिखा देना। ठीक है, अब देखना ध्यान से, सुनो। यहाँ पे पहले लिखना फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे तुम लोग, फर्स्ट स्टेप में ये करोगे कि यहाँ पे H, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे R, और यहाँ पे ये दिखाओगे कि ये जो X है इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लिया। तो इस केस में इसने क्या बनाया सर, यहाँ पे C, यहाँ पे H। अब देखो जब ये बनाना ना तो एकदम सही तरीके से बनाना, मतलब देखो जब ये बनाना तो ऐसे बनाना, यहाँ पे H, यहाँ पे R डैश और यहाँ पे क्या लगा देना R, और यहाँ पे इसके ऊपर प्लस लगा देना। ठीक है ना, और यहाँ से X क्या हो गया है, फरार हो चुका है। ठीक है ना, ये क्या लिखोगे फर्स्ट स्टेप में, कार्बोकैटायन फॉर्म। ठीक है, कार्बोकैटायन फॉर्म। ओके, क्लियर। फिर सेकेंड स्टेप लिखना, सेकेंड स्टेप लिखना, सेकेंड स्टेप में लिख देना कि भैया यहाँ पे कार्बोकैटायन था, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे H और यहाँ पे R। ठीक है ना, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, अटैक करेगा, या तो ऐसे करेगा या तो ऐसे करेगा। ओके, ठीक है, तो उस केस में तुम दोनों दिखाओ, है ना, दोनों। यहाँ पे H, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे R, मान लो पीछे से तो यहाँ पे लिखोगे ये वाला, लेकिन इस तरीके से जब करोगे तो इस केस में आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ये कॉपर है, सॉरी कार्बन है, R डैश, ओहो, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उस केस में यहाँ पे H, यहाँ पे R डैश और यहाँ पे क्या आ जाएगा R, वो वेज डैश वाला है, ये ध्यान देना जरूरी है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, या यहीं पे प्लस लगाओ, प्लस लगा के ये लिख दो कि यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे R डैश और यहाँ पे R और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो सेकेंड में क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल अटैक्ड ऑन कार्बोकैटायन, है ना, अटैक्ड ऑन कार्बोकैटायन एंड फॉर्म प्रोडक्ट। समझ में आया, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा SN1 का मैंने आपको मैकेनिज्म बाकायदा समझा दिया। ठीक है, अगर आपने बारीकी से देखा होगा तो पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से है, ये देखो SN1 यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ये पूरा अच्छे ढंग से आपको समझा दिया। ठीक है, और अगर आपने देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। अब SN1 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं, जैसे SN2 के बारे में लिखा था, है ना। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या है, सबसे पहला इसमें अगर हम देखेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ सर। इसमें इक्के तो है ही है, RX, न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं है ना, इसके ऊपर 1, क्योंकि ये क्या है, ये सर कैसा है, SN1 है ना, पहली बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 है कि 2 है, 1 है, एक ही के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा पूरा का पूरा स्पीड ऑफ रिएक्शन, यस और नो। ठीक है, सेकेंड नंबर पे देखेंगे हम लोग
कि यहाँ पे हमको क्या मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। अब रेसमिक मिक्सचर मैं बनाऊंगा नहीं, हिम्मत नहीं अब है हमारे पास कि हम एक के चीज़ बार बार बनाए, है ना। अरे यार आपको पता चल गया होगा रेसमिक मिक्सचर, मैं तो छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि आप खुद बनाइए। कितनी खुशी की बात है आपके लिए, है ना। आई बात समझ में। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे ये रेसमिक मिक्सचर वाली कहानी ख़त्म। यहाँ पे 2 स्टेप में कन्फर्म हो रहा है, यानी 2 स्टेप लग रहा है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं कैसा ले रहे हैं सर, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है हमको, है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम ले रहे हैं, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नहीं लिखा तो फिर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है ना। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जो ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही रेट जो होगा बढ़ेगा, समझ ना। यानी जो क्या बोलते हैं, जो स्पीड है वो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, है ना। अब सपोज कर लो यार कि कोई कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। कार्बोकैटायन का मतलब क्या कि वही ना एक्स उसको छोड़ के जा रहा है, तो एक्स उसको छोड़ के जा रहा है तो ये कार्बोकैटायन अनस्टेबल है। तो अभी आधा दूरी पे एक्स गया, तब तक फिर से मजबूरन एक्स को आना पड़ेगा, तो कार्बोकैटायन जाने ही नहीं देगा, अनस्टेबल है ना, है कि नहीं है। जो ही आधा दूरी पहुंच रहा है बेचारा यहाँ से निकल के, जो ही गया वो H+ को पकड़ने, तब तक उससे पहले फिर कार्बोकैटायन बुला ले, कह रहा है, रोने लगा, कह रहा हम तो अनस्टेबल हो जा रहे हैं, तुम तो चले जाओगे लेकिन हमारा क्या होगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये कारण बनता है कि भैया वो स्पीडवा जो होगा स्लो हो जाएगा, कार्बोकैटायन बन ही नहीं पा रहा है, बार बार रोना स्टार्ट हो जा रहा है। जब 2 कदम एक्स निकलेगा, जो ही 2 कदम एक्स आगे बढ़ा, ये जो कार्बोकैटायन है उसको खींच लेगा, ठीक है, क्लियर। तो जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्लियर है, स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि ड्रामा बहुत देर तक चलेगा ना। आई बात समझ में, बहुत सीधा सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। स्टेबल होने का मतलब ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला कि ये स्टेबल है, क्या बोला मैंने, स्टेबल है, यानी इसका मतलब यहाँ पे कार्बन प्लस बन रहा है और ये एक्स जा रहा है, तो इस कार्बन को फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो जब ये चला जाएगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे बेचारा वैसे ही भी डिस्टर्ब है, वो हिम्मत नहीं कि वो अपने मन में आकर इसके साथ कनेक्ट हो पाए, है ना। समझ पा रहे हैं ना, ठीक, चलिए अच्छी बात है। अब आता है कि अगर मान लीजिए कार्बोकैटायन हमारा 3 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो या 1 डिग्री का हो, कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कार्बोकैटायन है जो इस तरीके से है ना। ये क्या है, एक प्रकार से एल्केन है, वो ये जो कार्बोकैटायन बनाएगा कैसा बनाएगा बताओ सर। ये जो कार्बोकैटायन बनाएगा एक्चुअल में ये 3 डिग्री वाला होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये कैसा कार्बोकैटायन है, मतलब 2 ही कार्बन है, मतलब यहाँ पे कुछ H मैंने जोड़ दिया, तो ये क्या है, 2 डिग्री वाला है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C है, यहाँ पे H, मान लीजिए यहाँ पे मतलब कुछ और डाल दिया, दूसरा H डाल दिया, ठीक है ना। तो ये जो कार्बोकैटायन बनाएगा वो क्या बनाएगा, 1 डिग्री का, है कि नहीं है। ये 3 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, और ये क्या है, 1 डिग्री का है। क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। या सिंपली ऐसा भी आ सकता है कि सिर्फ एक के ठो कार्बन हो और बाकी तीनों जगह पे क्या हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है ना। और ये कार्बोकैटायन बना रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सर ये वाला, है ना। फिर उससे कम ये वाला, उससे भी कम ये वाला। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इसका कारण आप लोग स्वयं जानते होंगे, यानी 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन 2 डिग्री वाले से ज़्यादा होता है स्टेबल, और 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन 1 डिग्री से ज़्यादा होता है, और जो कि 1 डिग्री वाला नहीं होता है, जिसके पास तीनों ओर से हाइड्रोजन होते हैं, बेचारा बेसहारा हो जाता है, ठीक है ना। ये सबसे कम अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। क्लियर, इस चीज़ को याद रखेंगे। आई होप आप क्लियर समझ गए होंगे। अब ये क्यों होता है इसका कारण तो भाई आपको पता है ना, और आप कमेंट भी करके बताएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस कहानी को यहाँ पे क्या करूँगा, डन करूँगा। ये कहानी यहाँ पे क्या हो गई, ख़त्म, ठीक।
तो SN1 हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। SN1 क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब प्रश्न आता है SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस बताइए, है ना। तो चलिए यहीं पे बैठे बैठे क्या देख लेते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड यहाँ पे SN2, ठीक है। चलो देखते हैं, इधर SN1 का लिखेंगे, इधर SN2 का। सबसे पहले नंबर पे SN1 में क्या लिखेंगे, SN1 में हम लिखेंगे कि भैया ये क्या है, पहले तो इसका पूरा डेफिनेशन लिख दो, है ना। ये क्या है, ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जबकि ये क्या है, ये आपका बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। ये पहला। सेकेंड नंबर पे इसमें कितना होता है, इसमें सिंगल स्टेप, सॉरी इसमें डबल स्टेप होता है ना। इसमें डबल स्टेप होता है, मुझे नहीं लगता समझाने जैसी कुछ चीज़ है, बस लिख दे रहा हूँ नाम के लिए। इसमें सिंगल स्टेप होता है ना, सिंगल स्टेप होता है। ये पहले ऊपर ऊपर ही जितने हैं उनको देख लो। इसमें कैसा सॉल्वेंट होगा सर, इसमें पोलर अप्रोटिक प्रोटिक सॉल्वेंट मौजूद होगा, है ना। थोड़ा होश में लिखेंगे, पहला हम SN1 लिख रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे पोलर अप्रोटिक होता है, ठीक है, ठीक है। देखिए चौथे नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है। आगे देखेंगे, आगे अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर वो क्या होता है, एक होता है। इसमें ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है ना। इसमें ऑर्डर 2 होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट वाला होता है, ठीक है ना। और इसमें रेट डिटरमाइनिंग जो होता है स्टेप वो सिंगल होता है, डबल वाला केस में नहीं है, ठीक है ना। तो ये लिखने का कोई औचित्य नहीं है, बकवास है ये छठे नंबर का, लेकिन बाकी सब उचित है, ठीक है। क्लियर है या ना। चलिए अच्छी बात है। एक चीज़ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या, थोड़ा सा मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पे 7 नंबर पे जो मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होगा, मतलब थोड़ा सा आप समझेंगे, क्योंकि ऊपर वाला तो आप नींद में भी बोल देंगे। यहाँ वाले में देखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सबस्ट्रेट मतलब जो हेलो एल्केन है, ठीक है ना, उनका ऑर्डर अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे तो आपने देखा कि यहाँ पे 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा, फिर यहाँ पे यहाँ पे 1 डिग्री वाला, और फिर यहाँ पे CH3X, है ना। लेकिन जब इसमें देखेंगे हम ऑर्डर ऑफ सबस्ट्रेट तो इसका उल्टा चलेगा, ठीक है ना। CH3X पहले आएगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्लियर है। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। यहाँ पे जो ROR होता है, इसको मैं समझा रहा हूँ, दोनों को समझना। ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ से तुरंत निकाल दूंगा, मतलब सॉरी यहाँ पे छोड़ दूंगा इसको।
ROR जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये लिखवाया था ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये लिखा है ना भाई। यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है, उसके भी यहाँ पे काम चल रहा है, क्योंकि मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही है जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से देखेंगे। लेकिन जो इसमें होता है ROR, वो एक्चुअल में इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। सुनेंगे, पेशेंस रखिए। दोनों में आप ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हैं, दोनों को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आ रहा है समझ में? मैंने लिखा उतने में ही आपको समझ में आ गया होगा। कई लोग तो ऐसे होंगे कि अब क्लास बंद कर देंगे कि बस हो गया, समझ गया, है ना। समझिए ध्यान से, देखो यार, दोनों का मतलब समझो। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब इसमें क्या मेन काम हो रहा है पहले समझो। इसमें मेन काम ये हो रहा है कि इसका मेन काम है कार्बोकैटायन का फॉर्म होना, है ना। इसमें मेन क्या है कि कार्बोकैटायन कितनी देरी में बन जा रहा है, वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जितना देर लगेगा कार्बोकैटायन बनने में। इसमें क्या हो रहा है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक कितना जल्दी जाके उस कार्बन से जुड़ रहा है, उसमें जितना टाइम लगेगा। यानी यहाँ पे पूरा टाइम कार्बोकैटायन बनाने में लग रहा है, तो पूरी रिएक्शन की स्पीड जो है कार्बोकैटायन पे डिपेंड कर रही है, और यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि कितना जल्दी हमारा न्यूक्लियोफिलिक जुड़ रहा है उस कार्बन से। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मान लो मैं इस SN2 की बात करूँ, SN2 में मान लो यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे तुमने R रखा, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे R डबल डैश, यहाँ पे R। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ कौन, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे है X, है ना। X पहले टूटेगा थोड़ी ना जब तक न्यूक्लियोफिलिक नहीं आएगा। न्यूक्लियोफिलिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, सो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। अब ये आ रहा इधर, अब ये आके बैक अटैक करेगा, आगे से नहीं कर सकता, है ना, जैसा हम जानते हैं, है ना, आगे से नहीं कर सकता। SN2 की मैं बात कर रहा हूँ, सुनना है ध्यान से। अब मान लो ये पीछे से अटैक कर रहा है, पीछे भीड़ बहुत ज़्यादा है, ये बताओ तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? आ रहा है समझ में? तो इसीलिए बोला गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल है क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस के। जितना ज़्यादा भीड़ रहेगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या रहेगा, ज़्यादा होगा। अरे स्पीड देखो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन यानी एक्चुअल में स्पीड जो होगी वो ज़्यादा नहीं होगी, एक्चुअल में रेट स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअल में मैं गलत बोला हूँ तब से, अभी सुन लो। रेट मैंने बोला, रेट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ टाइम। ऐसे समझो, जो रिएक्शन के अंदर टाइम लग रहा है वो क्या लगेगा, ज़्यादा। समझ में आया? हाँ या ना? पकड़ना थोड़ा सा ध्यान से। अब दोनों को जब क्लियर कर लोगे तभी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो बेचारे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब जाके ये क्या हो पाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ पाएगा, क्योंकि भीड़ पहले से ही है। तो जब ये जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये अपने प्रभाव से पहले इनको एडजस्ट कराएगा, है ना। ये बेचारे इधर भागेंगे कि नहीं भागेंगे, ये भागना स्टार्ट करेंगे, तब धीरे धीरे जब भागेंगे तब हो पाएगा। और सपोज कर लो भीड़ नहीं है, जैसे मान लो अगर क्या देखा जाए, अगर मान लो हल्का कोई बैठा हुआ, हल्का मतलब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों साइड में कार्बन थे ना, वो तो कार्बन थे। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, R लिया था, R डैश लिया था ना। तो ये एक्चुअल में क्या अपने आप में एक बड़े कंपाउंड है ना। तो इनको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर हल्का वाला रहे यानी हाइड्रोजन 3 ठो हो, है ना, और यहाँ पे X हो और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये तो बड़े हल्के हैं, तुरंत अपना एडजस्टमेंट दिखा देंगे इसी। अरे भाई जैसे ये मैं समझा नहीं, देखो कायरल कंपाउंड का मतलब तो वो सही है, आपने बोला कि सर कायरल कंपाउंड होना अनिवार्य है ना। आई अंडरस्टैंड कायरल कंपाउंड होना अनिवार्य है। ये जो भी है, ये जो कार्बन है अपने आप में कायरल कंपाउंड के रूप में काम करेगा, है ना। बट यहाँ पे एक्चुअल में दिखाया जा रहा है आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल है ये, समझ पा रहे हैं ना। तो एग्जाम्पल के रूप में आपको पकड़ना पड़ेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो अगर न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो आराम से एडजस्ट कर लेगा, नहीं कर लेगा इसमें, बस इतना ही समझना था, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, आराम से हो जाएगा। अब वहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या हो रहा है SN1 के अंदर, क्यों मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन जितना स्टेबल रहेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो वो मैंने बताया भी है और अभी भी समझ लो। उसमें मेन काम हो क्या रहा है सर, इस कार्बोकैटायन को बनाने में, है ना। मेन काम उसमें ये है, उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ी ना है भाई। जो ही ये कार्बोकैटायन बन गया तुरंत क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे बातें लिखी गई हैं कि जो ROR होता है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसीलिए मैंने ऊपर ऑर्डर लिख दिया है, ओके, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने डिफरेंस भी दिखा दिया आपको, पूरा का पूरा SN1 और SN2 भी क्लियर कर दिया।
आई होप आप पूरी की पूरी क्लास को बड़े अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करूँगा। मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम इससे आगे की बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच एमर्स।